हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 12 प्रकार के जो काल सर्प योग है उसके बारे में बताऊंगा। लगभग ज्योतिष से संपर्क रखने वाले भारत के अधिकतर लोग इस विषय को जानते हैं। काल सर्प योग को एक खराब योग मानते हैं और खराब योग मानकर उसकी पूजा करवाते हैं, जिससे कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है, यदि वह पूजा करा लेवे तो उसको काल सर्प का दोष समाप्त हो जाएगा, ऐसी धारणा है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 12 प्रकार के काल सर्प कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नाम उनके हैं, और वास्तव में यह काल सर्प कैसे देखते हैं। क्योंकि सामान्य भाषा में तो कहें तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग हो जाता है। ऐसा योग तो हर महीने भी बन सकता है, किसी भी महीने, और उस समय जन्म लेने वाले हजारों बच्चों की कुंडली में काल सर्प योग होगा। अभी आप देखेंगे तो श्रावण मास में अष्टमी के दिन भी इस प्रकार का योग आपको सूर्योदय के समय या उसके आगे पीछे भी जब भी देखेंगे तो काल सर्प योग नजर आएगा। और जितने भी बच्चे जन्म लेंगे सभी काल सर्प योग में ही जन्म लेंगे। तो क्या ये वास्तव में भयानक योग है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, या ये केवल एक सामान्य योग है, या इसको देखते कैसे हैं? हर व्यक्ति जानता है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग निर्मित हो जाता है। और राहु केतु से बाहर एक भी प्लेनेट चला गया तो उसे आंशिक काल सर्प दोष भी कहते हैं। तो मित्रों, इन दोनों में से एक बात ही तय होती है, या तो काल सर्प दोष है या नहीं है। आंशिक वाली कोई स्थिति नहीं होती है, लेकिन ऐसी स्थिति भी आपको बताई जाती है और आपसे पैसे लेकर आपके काल सर्प की पूजा कराई जाती है। तो यह केवल और केवल आपके लिए एक धोखा है। इस धोखे से बाहर निकलें सबसे पहले तो। लेकिन अब करें क्या? हर व्यक्ति 2-2, 3-3 बार काल सर्प की शांति करा चुका है। नासिक में जाकर कराते हैं, उज्जैन में जाकर कराते हैं, या अपने घर के पास कहीं तालाब है, नदी है, उसके किनारे बैठकर भी करते हैं। बहते पानी के पास करें तो ज़्यादा बढ़िया होता है, ऐसा सुनने में आता है, इसलिए नदी के किनारे भी करते हैं। पिछले 3-4 दशकों से काल सर्प का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आवे तो वह स्थिति कौन सी है, उसको समझने से पहले सबसे पहले 12 प्रकार के काल सर्प योग जो हैं उनको आप समझें। सबसे पहले आप इस कुंडली को देखें। यदि लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो, यहां पर सभी भाव लिखे हुए हैं। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और 12वां भाव, सभी भाव लिखे हुए हैं। इनको याद कर लीजिए। जब तक इनको याद नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वैसे काल सर्प तो आप सभी देख ही लेते हैं, क्योंकि आप खुद इतने विद्वान हो गए हैं और आपने पूजा भी करवा ली, पैसे भी खर्च कर दिए। उसके बाद भी बहुत से तो वैसे भी सुखी हैं, ज़बरदस्ती पूजा करा ली, और बहुत से दुखी हैं। लेकिन क्या पता उस काल सर्प के कारण है या अन्य किसी कारण से है, यह तो आपको पता ही नहीं। अब आप दूसरी ये कुंडली देखिए। इस कुंडली में आप देखिए कि अनंत काल सर्प योग कैसे बनता है। काल सर्प में सर्प जो होता है उसका मुख जो होता है वहीं से तो डसेगा वह। यदि आप मानकर चलते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो डसेगा कहाँ से? सांप कहाँ से डसेगा? पूंछ से तो काटेगा नहीं, मुंह से ही काटेगा।
तो राहु को मुख कहा गया है और केतु को पूंछ। तो राहु यदि लग्न में बैठा हो और केतु 7वें भाव में बैठा हो तो अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसी स्थिति में सभी ग्रह या तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में होने चाहिए, या केतु से राहु के बीच में भी गिनते हैं तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें और 8वें भाव में सारे ग्रह होने चाहिए। 2 स्थितियां होती है काल सर्प में, 2 स्थितियां होती है। मान लीजिए अनंत काल सर्प योग देख रहे हैं, उसमें राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो तो अनंत काल सर्प योग निर्मित होता है। ऐसी स्थिति में सभी प्लेनेट दूसरे कहाँ होंगे? राहु केतु के अलावा वाले जो प्लेनेट या तो हो सकते हैं कि वे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में हो, तब भी काल सर्प योग बनेगा। एक भी ग्रह उधर नहीं होना चाहिए। किधर? 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में नहीं होना चाहिए, इधर ही होने चाहिए। या दूसरा नियम, इधर एक भी प्लेनेट नहीं है। कहने का तात्पर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में एक भी प्लेनेट नहीं है। सारे प्लेनेट 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में बैठे हुए हैं और लग्न में राहु है, सप्तम में केतु है, तो अनंत काल सर्प योग निर्मित होता है। लेकिन इसमें एक शर्त भी आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी काल सर्प कहलाएगा। राहु और केतु के साथ कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट लिखे हैं तो अन्य भावों में होना चाहिए। यदि राहु केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है या उससे बाहर निकल गया, ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनता ही नहीं है। आप जबरदस्ती उसकी पूजा कराते हैं। तो राहु जहां बैठता है उस भाव से 12 प्रकार के काल सर्प जो योग हैं वे देखे जाते हैं। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प, कुलिक काल सर्प, और वह बनता है दूसरे भाव से। यदि दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु है तो कुलिक काल सर्प योग निर्मित होता है। इनके फल भी बताऊंगा मैं आपको, या इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि वास्तव में खराब होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि कुलिक, दूसरा जो है कुलिक नामक काल सर्प दोष, वह कब बनेगा? जब दूसरे भाव में राहु होगा आपकी कुंडली में, द्वितीय भाव में, और 8वें भाव में केतु होगा। और अन्य ग्रह कहाँ होंगे? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें में होंगे, या तो सारे ग्रह 7 ग्रह जो हैं जिसमें चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, बुध है, शुक्र है, ये सारे प्लेनेट कहाँ होने चाहिए? तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें में होने चाहिए, या उस साइड 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और लग्न में होने चाहिए। ऐसी स्थिति में कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। लेकिन राहु केतु के साथ यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो हो सकता है वह अंशों में उससे आगे हो गया है, तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग नहीं बनता है। इसे भी समझना होगा। तीसरा होता है वासुकी, वासुकी काल सर्प योग। नाम भी बड़े जबरदस्त दिए हैं ताकि आप में ऐसा भय आ जाए कि आप घबरा जाएं और इसकी पूजा करवा ही लेवें। वासुकी नामक काल सर्प योग, तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो, और राहु केतु के बीच में या केतु राहु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाएं तो वासुकी नामक काल सर्प योग निर्मित होता है। अब आप चौथे काल सर्प की बात करें, शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग, चौथे भाव में राहु होगा, 10वें भाव में केतु होगा। ऐसी स्थिति में यह काल सर्प योग निर्मित होगा और सारे प्लेनेट किधर होंगे? 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें, क्योंकि चौथे भाव में राहु है।
10वें भाव में केतु है, शंखपाल बनेगा, क्योंकि चौथे भाव में राहु बैठा हुआ, जहां मुंह है वहीं पर बनेगा। राहु जहां बैठेगा वहीं से ये 12 प्रकार के काल सर्प योग देखे जाते हैं। तो चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है, 10वें भाव में केतु है, तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और यह बहुत खराब होता है, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव है और सारे प्लेनेट 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें में होंगे, या उसकी विपरीत दिशा में केतु से राहु के बीच में होंगे। जैसे 11वां, 12वां भाव लग्न, द्वितीय और तृतीय, इन भावों में होंगे सारे प्लेनेट। लेकिन यदि राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो आप इस काल सर्प, शंखपाल वाले काल सर्प को भंग मानिए। राहु केतु के साथ में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए, इसकी शर्त यही होती है। अब आप इसको उल्टा समझ लेते हैं, इसलिए आप उसे काल सर्प मानकर उसकी पूजा कराते हैं। 5वां जो होता है, पंचम भाव में बनने वाला पद्म काल सर्प योग होता है, पद्म। 5वें भाव में राहु होगा, 11वें भाव में केतु होगा और बाकी प्लेनेट एक साइड पर होंगे, अर्थात 5वें से 11वें के बीच में ही होंगे। 5वें में 11वें में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अन्य प्लेनेट जो हैं 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में होने चाहिए, या 12वें भाव में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में होने चाहिए, तभी यह योग बनेगा। राहु केतु के साथ जो भी प्लेनेट आ जाए या कोई भी प्लेनेट आ जाए, ऐसी स्थिति में काल सर्प योग भंग हो जाता है। तो इस व्यवस्थित प्रक्रिया को समझें। आप समझते हैं क्या है, होता क्या है। अब महापद्म काल सर्प योग 6ठे भाव से बनता है। 6ठे भाव में राहु है और 12वें भाव में केतु है और सारे प्लेनेट या तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, या लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम में बैठे हुए हैं सारे ग्रह, तभी यह योग निर्मित होता है। लेकिन राहु केतु के साथ प्लेनेट बैठ गया, वापस वही बात। कुंडली में राहु और केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो काल सर्प दोष नहीं लगेगा, सीधी और सटीक बात। और 7वें भाव जो तो बहुत जबरदस्त तक्षक नाग है। 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, लग्न में केतु बैठा हुआ है और सारे प्लेनेट एक तरफ है, राहु केतु के बीच में है या केतु राहु के बीच में है, तो तक्षक नामक काल सर्प योग निर्मित होता है। अब अगले बात करें, 8वें भाव में राहु है और द्वितीय भाव में केतु है, तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग निर्मित होता है। सारे प्लेनेट एक तरफ हैं, चाहे राहु से केतु के बीच में हो, चाहे केतु से राहु के बीच में हो, तो इसे कर्कोटक नामक काल सर्प योग कहा जाता है, काल सर्प दोष कहा जाता है। शंखनाद और शंखचूड़ एक ही बात है। 9वें भाव में राहु हो और तीसरे भाव में केतु हो, 9वें भाव में राहु हो और तीसरे भाव में केतु हो और सारे प्लेनेट एक तरफ हो, चाहे राहु से केतु के बीच में हो, चाहे केतु से राहु के बीच में हो, तो शंखचूड़, शंखनाद नामक काल सर्प योग निर्मित होता है। बड़ा भयंकर इसको बताया गया है और कहा गया है कि भाग्य को यह बहुत बुरे तौर से प्रभावित करता है। लेकिन मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ इसी वीडियो में कि वास्तव में क्या स्थिति होती है। और अब 10वें भाव में राहु है और चौथे भाव में केतु है, तो पातक नामक काल सर्प दोष बनता है। राहु 10वें में है, केतु चौथे में है, अन्य ग्रह जो हैं 11वें, 12वें, लग्न द्वितीय, तृतीय में है, या 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें में है, तो पातक नामक काल सर्प योग बनता है। लेकिन राहु केतु के साथ एक भी प्लेनेट बैठ गया तो यह पातक नामक जो काल सर्प दोष है समाप्त हो जाएगा। साथ में नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी ज्योतिषी हैं, बहुत से विद्वान हैं, वे जानते हैं, बहुत से जानकार नहीं हैं, वे आपको तुरंत काल सर्प योग बता देंगे। और एक प्लेनेट बाहर भी निकल रहा है तब भी आंशिक बताकर पूजा करवा देंगे, या आप स्वयं भी आगे बढ़कर पूजा करवा देंगे। तो पहले तो इस विषय को समझें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अब 11वें भाव में राहु है, 5वें भाव में केतु है, तो विषधर नामक काल सर्प योग बनता है।
या विषाक्त नामक काल सर्प दोष निर्मित होता है। राहु 11वें में है, केतु 5वें भाव में बैठा हुआ। इस कुंडली को ध्यान से देखें, जहाँ राहु बैठेगा वहाँ मुख है, वहीं से तो विष उगलेगा, वहीं से तो काल सर्प योग निर्मित होगा। पूंछ से कभी नहीं बनेगा। केतु तो पूंछ है, राहु मुख है। इसीलिए राहु जहाँ बैठता है वहीं से काल सर्प योग निर्मित होता है। तो राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाए, या केतु से राहु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाए, बहुत सी जगह तो राहु से केतु के बीच में ही लिखे हुए हैं, तो यह विषधर विषाक्त नामक काल सर्प योग कहलाता है। इसके बाद अंतिम 12वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में केतु है। 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु है, और सारे प्लेनेट एक तरफ आ गए। राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए कोई भी प्लेनेट, अन्यथा काल सर्प योग भंग हो जाएगा। तो 12वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में केतु है। ऐसी स्थिति में शेष नाग काल सर्प दोष निर्मित होता है, और बड़ा भयंकर बताकर इसकी पूजा की जाती है। प्राचीन पुस्तकें पढ़ेंगे अगर आप, जैसे आप पराशर की कोई है या वराहमिहिर की कोई पुस्तक पढ़ेंगे, या ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ काल सर्प योग के बारे में लिखा ही नहीं है, या काल सर्प जो दोष है उसके बारे में लिखा ही नहीं। हाँ, सर्प दोष के बारे में ज़रूर लिखा है, उसकी पूरी पद्धति अलग है देखने की, वह सर्प दोष अलग कारण से होता है। लेकिन इसमें भी काल सर्प को भी अगर हम माने तो विगत 4-5 या 3-4 दशकों से यह विशेष प्रचलन में है, और इसकी अनावश्यक पूजा की जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि यदि राहु और केतु के साथ कोई प्लेनेट बैठा है तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है। इसमें सबसे अगर हम खराब की बात करें तो खराब तो राहु सभी जगह होता है, लग्न में भी होता है, दूसरे भाव में भी होता है, तीसरे भाव में भी भाइयों को प्रभावित करता है, दूसरे भाव में धन को प्रभावित करता है। लग्न में राहु बैठा है, सप्तम में केतु है, तो यह मानसिक स्थिति को भी खराब करता है। पंचम भाव में राहु बैठा है तो संतान को, शिक्षा को, बुद्धि को प्रभावित करेगा। 6ठे भाव में राहु है तो शत्रु बढ़ जाएंगे आपके, गुस्सा ज़्यादा आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अदालती काम बढ़ जाएंगे। 12वें भाव में राहु है, 6ठे भाव में केतु है, तब भी काल सर्प योग वाली स्थिति में अदालती मामले बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। 7वें भाव में राहु है तो वैवाहिक स्थितियाँ खराब हो जाती है, पार्टनरशिप। तो राहु तो सभी स्थानों पर यूँ देखें तो खराब फल ही देता है, लेकिन राहु की राशियां भी देखनी पड़ती है, राहु किस राशि पर शुभ फल करेगा। तो आपकी कुंडली में राहु जो है, वैसे मेष लग्न, जैसे मेष लग्न देखो आप, मेष लग्न मंगल का लग्न है। मंगल, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, 4 प्लेनेट ऐसे हैं उनके साथ राहु की बनती ही नहीं है। मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। अब शुक्र, शनि और बुध ने राहु का क्या बिगाड़ा? ये तो इनके मित्र हैं। राहु मिथुन राशि पर बहुत अच्छा फल देता है, राहु वृषभ राशि पर भी अच्छा फल देता है। राहु की कन्या स्वराशि है, कुंभ राशि पर राहु बुरा नहीं है। तुला पर भी राहु बहुत सी बार हमने देखा है कि इतना बुरा फल नहीं देता। लेकिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, क्योंकि ये शत्रु राशियां हैं, तो राहु की स्थितियां इन भावों में देखनी पड़ेगी। काल सर्प योग तो बन रहा है, लेकिन राहु कहीं लग्न तो अशुभ नहीं है। मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है। ऐसी कुंडलियों में राहु अधिकतर अशुभ फल देता है। लेकिन तीसरे में, छठे में राहु ज़्यादा अशुभ फल नहीं देता है। तीसरे भाव में राहु शुभ फल देता है, छठे भाव में भी राहु बहुत अच्छे फल देता है, 8वें भाव में भी राहु लाभ देता है, 11वें भाव में तो कोई भी प्लेनेट हो फायदा देता ही है। राहु 11वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति उल्टे सीधे काम करके भी फायदा कमाएगा, तो इसमें नुकसान वाली बात कहाँ है। लेकिन लग्न देखने होंगे आपको, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले, धनु लग्न वाले,
मीन लग्न वाले जो भी लोग हैं उनकी कुंडली में काल सर्प बन रहा है, लेकिन नियम क्या है? राहु और केतु के साथ कोई प्लेनेट भी नहीं होना चाहिए, तभी यह काल सर्प योग बनेगा। और सारे प्लेनेट एक तरफ होने चाहिए। लग्न में अगर राहु बैठा है, सप्तम में केतु बैठा है, तो आपको दिख रहा है कि अनंत काल सर्प योग बन रहा है। और सारे प्लेनेट अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में बैठे हुए हैं, तभी यह काल सर्प योग सटीकता से बैठेगा। या 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, तभी यह योग निर्मित होगा। और इसी प्रकार से 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं देखे जाते हैं। अब मान लीजिए राहु के साथ ही कोई प्लेनेट बैठ गया और आपने मान लिया कि यह तो काल सर्प योग है। हो सकता है उसके अंश राहु से आगे निकल गए हों, तो वह प्लेनेट तो राहु से आगे निकल गया, फिर काल सर्प योग कैसे बनेगा? मान लीजिए एक मकान के 2 गेट हैं, 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे राहु बैठा है, एक दरवाजे पे केतु बैठा है, अंदर 7 व्यक्ति हैं, वो अंदर फंसे हुए हैं, निकलेंगे कैसे? लेकिन अगर कोई राहु के साथ बैठा है या राहु के पास में बैठा हुआ, हो सकता है वह उसके थोड़ा सा आगे निकल गया हो, अंशों में थोड़ा सा आगे चला गया है, तो वैसी स्थिति में तो राहु का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा, काल सर्प दोष खंडित हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की, जो अब आप सुने, वीडियो को शेयर भी करें यदि पसंद आया हो, और व्यर्थ की पूजा से बचें। यदि आप काल सर्प के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि काल सर्प योग बहुत सी कुंडलियों में बनता ही नहीं है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इन लग्नों में राहु अशुभ फल देता है, और अन्य लग्नों में भी कुछ स्थितियां अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने बताया कि राहु लग्न में है तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति की आदत खराब होगी, उसका व्यवहार खराब होगा या उसका शरीर खराब होगा। राशि के ऊपर निर्भर करता है। अब मिथुन लग्न है और राहु लग्न में बैठा है तो वह तो उसकी उच्च की राशि हो गई। वृषभ लग्न है, राहु बैठा हुआ तो उसकी उच्च की राशि हो गई। लेकिन लग्न में राहु फिर भी व्यक्ति के आचरण में थोड़ा बहुत तो उसका बुरा प्रभाव देता ही है। द्वितीय भाव में राहु है तब भी जरूरी नहीं कि वह खराब फल ही देगा, निर्भर करता है कि वह किस राशि पर बैठा हुआ है। लेकिन राहु और केतु के साथ यदि कोई प्लेनेट बैठ गया तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग भंग हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात वापस मैं भूल गया हूँ, वापस याद आ गई, राहु की दशा होनी भी अति आवश्यक है। जो अनंत या शेषनाग, तक्षक, पद्म, महापद्म, विषधर, शंखपाल, जितने भी मैंने आपको बताया 12 प्रकार के जो यहाँ चार्ट में बने हुए हैं, जितने भी 12 प्रकार के जो दोष हैं, काल सर्प दोष वाली स्थितियां हैं, इसमें राहु जो दोष बनाने वाला है, क्योंकि राहु से ही तो बनेगा काल सर्प योग या काल सर्प दोष, तो राहु की दशा होनी भी तो जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी राहु की दशा भोगी ही नहीं या राहु की दशा समाप्त होने पर पैदा हुआ है वह व्यक्ति, तो जीवन में उसको राहु की दशा कभी लगेगी ही नहीं, तो फिर उसको राहु पीड़ित कहाँ से करेगा, सबसे पहली बात। इसलिए यह भी समझना पड़ता है कि राहु की दशा भी होनी अति आवश्यक है। बिना राहु की दशा के, जैसा हम देखें कि सरकार अभी जिसकी चलती है वही सरकार ताकत में होती है। मान लीजिए एक दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी है, उसका अभी शासन ही नहीं है, तो उसके पास पावर कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो इसी प्रकार कुंडली को देखते समय भी यही देखना चाहिए कि दशा क्या चल रही है। बहुत सी काल सर्प की कुंडलियां हमने देखी, उसमें व्यक्ति अरबपति भी होते हैं, करोड़पति भी होते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती। समस्याएं तो सबको होती है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको काल सर्प बता दिया और अब उसके पास पैसा ही नहीं है और वह व्यर्थ की पूजा करा रहा है डर के मारे कि चलो इस काल सर्प की पूजा ही करा देते हैं, इससे कुछ लाभ मिल जाएगा। और लाभ के चक्कर में उल्टा पैसा जो थोड़ा बहुत संचित किया था वह भी खर्च हो गया। अब आप ज्योतिष की पुस्तकें भी खरीद कर लाइए और वहां पर आप देखिए कि उपाय की बात करें, आप काल सर्प दोष का उपाय ज्योतिष की जितनी भी प्राचीन पुस्तकें खरीद कर लाएं और उसमें काल सर्प को ढूंढे। प्राचीन पुस्तकों में मिलेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि मिल भी गया, मान लीजिए कहीं 20-30
साल पुरानी कोई पुस्तक है उसमें मिल गया, क्योंकि वह प्राचीन की श्रेणी में नहीं आती है। उसमें काल सर्प दोष लिखा हुआ मिल भी गया मान लीजिए, तब भी क्या उसकी पूजा खर्चे से ही निपटेगी? क्या हम घर पे बैठकर कोई पूजा ऐसी नहीं कर सकते? तो वहाँ हमें महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। और पुरानी किताबों में यह भी देखिए कि नासिक में जाकर ही इसकी पूजा करानी चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? या उज्जैन में जाकर ही काल सर्प की पूजा का समाधान होगा, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ? ईश्वर तो हर स्थान पर है। हर शिवलिंग में शिव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही शिव है, आपके शरीर में ही शिव है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करता है, अभी श्रावण मास आने वाला है, लगने वाला है 6 तारीख से। इसमें नाग पंचमी, पंचमी जो आती है, उस दिन भी आप काल सर्प की पूजा करा सकते हैं। प्रदोष के दिन द्वादशी, लेकिन संध्या के समय यदि त्रयोदशी हो तो उस दिन पंचांग में प्रदोष लिखा हुआ होता है, उस दिन भी आप काल सर्प की पूजा करा सकते हैं। महीने में 2 पंचमी होती है, 2 प्रदोष होता है, और वैसे अमावस्या के दिन काल सर्प की पूजा करते हैं। लेकिन इस पूजा में आप सिंपल रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, और आप घर बैठकर जिसको भी काल सर्प दोष अगर है भी मान लिया, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को या उस महिला को, बहन को महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि वेदों में जो लिखा हुआ मंत्र है वही वास्तविक है, तो महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करें तो आपको कोई काल सर्प का दोष नहीं लगेगा और राहु के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। राहु के लिए हमारे पंचांग में लिखा है कि लोबान का प्रयोग अधिक करें। शाम के समय लोबान जो धूप होता है उसको किया जाए तो काल सर्प का दोष समाप्त हो जाता है। पैसे बिगाड़ने से और काल सर्प वास्तव में है भी है कि नहीं, वह तो मैं देखूंगा तभी पता लगेगा। हम बहुत सी कुंडलियां रोज देखते हैं लेकिन काल सर्प की बात ही नहीं करते, क्योंकि आदमी तो सारी सुख सुविधाएं भोग रहा है, बहुत से गरीब भी हैं। मैंने बताया कि आपको अभी अष्टमी जो आएगी श्रावण मास की, इस समय भी काल सर्प योग निर्मित हो रहा है, चंद्रमा मीन राशि पर है, तो आप देखेंगे कि उस समय जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में काल सर्प योग निर्मित होगा। तो एक अमीर परिवार में भी जन्म लेगा, एक गरीब परिवार में भी जन्म लेगा। लेकिन ग्रहों की स्थितियां देखनी बहुत आवश्यक है। दशाएं शुभ चल रही है तो काल सर्प का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मुझसे प्रश्न करेंगे, तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन इन 12 प्रकार के जो ये काल सर्प जो दोष हैं वो कैसे बनते हैं? राहु और केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाएं, लेकिन राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। चलित स्थिति भी देखें, चलित कुंडली भी देखें, लेकिन अगर चलित कुंडली ना भी देखें तब भी यह देखें कि राहु केतु के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो काल सर्प दोष वैसे भी भंग हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।